हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कक्षा 12 का एक चैप्टर है, 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आज हम लोग टच करने वाले हैं जिसका नाम है कैटालिसिस। कैटालिसिस सर, कैटालिसिस किससे बना हुआ है? कैटालिसिस जो होता है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्प्रेरण। कैटालिसिस की हिंदी होती है उत्प्रेरण। यह जो कैटालिसिस होता है एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ किसी अक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। और उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का नाम होता है उत्प्रेरक। उस पदार्थ को कहते हैं उत्प्रेरक। सर इसके कोई एग्जांपल भी है? हाँ बिल्कुल, इसका एग्जांपल है। एग्जांपल से पहले देखो, जो रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रियाओं की जो दर होती है उस पर ताप, दाब, सांद्रता और जो अभिकारक होते हैं, अभिकारी पदार्थ होते हैं, उनकी प्रकृति पर जो है उस क्रिया की दर निर्भर करती है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने क्या पाया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों की उपस्थिति में भी रासायनिक क्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वह पदार्थ रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। यानी क्रिया के पश्चात उसके द्रव्यमान में, उसके अणु सूत्र में, अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बर्जीलियस ने कहा कि वही पदार्थ जो है क्या है, उत्प्रेरक है, और इस पदार्थ के द्वारा जो क्रिया हो रही है यानी इसकी दर बढ़ रही है, तो उस क्रिया को जो है बर्जीलियस ने क्या कहा, उत्प्रेरण कहा। ठीक है, तो बर्जीलियस के अनुसार वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है तथा स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक और उसकी क्रिया को, चाहे उस प्रक्रिया को उत्प्रेरण करते हैं। सर बर्जीलियस ने कहा तो इसको तो बढ़ा सकते हैं, क्या ये उत्प्रेरक घटा भी सकता है अभिक्रिया की दर को? हाँ, ऐसे भी पदार्थ होते हैं, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। हाँ। तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अभी आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे देखिए यहां पर आपका पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3 और यह जो है 2KCl+3O2 बनता है, और यहाँ पर MnO2 है, गर्म करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड न हो तो यह अभिक्रिया लगभग 350-360 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बहुत तीव्र वेग से होती है, उसकी दर बहुत अधिक हो जाती है। यानी यह मैग्नीज डाइऑक्साइड इस क्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यह जो है उत्प्रेरक बढ़ाने वाला है क्रिया की। कैसे इस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज कर देता है? हाँ, ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये अक्रिया की गति को कैसे बढ़ा देते हैं, तो जो प्रत्येक अक्रिया होती है उसमें जो अभिकारी पदार्थ होते हैं, तो अभिकारी पदार्थों की एक सक्रिय ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है। उससे अधिक ऊर्जा या उतनी ऊर्जा जब मिलती है तब तो वो पदार्थ जो है क्रिया करता है। तो ये क्या करता है उत्प्रेरक कि ये उस पदार्थ की सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। तो जब सक्रिय ऊर्जा को घटा देगा तो कम ही ताप पर अक्रिया जो है हो जाएगी, तेज हो जाती है, इसीलिए अक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो अब घटाने वाला देख लीजिए। अब घटाने वाला जैसे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 2H2O2 और यहाँ पर H3PO4 का प्रयोग किया जाए। H3PO4 हमारा आर्थोफास्फोरिक अम्ल होता है, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह जो है अपघटित होता है 2H2O2।
तो यहाँ पर जो H3PO4 है यह इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अभिक्रिया की दर को क्या करता है, घटाता है, यानी इसकी उपस्थिति में इसकी सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है, इसी कारण इसकी अभिक्रिया की दर क्या होती है, घट जाती है। तो यह अभिक्रिया की दर को घटा रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक बहुत कम होते हैं, सामान्यतः आपके धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। तो अब जो है बर्जीलियस के बाद ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने ये पाया कि जैसे कुछ आप उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और कुछ उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। तब उन्होंने एक नई परिभाषा दिया उत्प्रेरण की। तो वो परिभाषा क्या दिया कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है और स्वयं अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात रासायनिक रूप से अपरिवर्तित होता है, तो ऐसे पदार्थ को जो है उत्प्रेरक कहते हैं और इसके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। यानी हम समान रूप में यह भी कह सकते हैं कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, लेकिन अभिक्रिया की गति को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करने का मतलब समझते हैं क्या, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है ना। तो ये धनात्मक मतलब कि ये आपका जो है धनात्मक उत्प्रेरक हो गया और ये जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया। सर कैटालिस्ट के यूज क्या मिले हमें? यूज तो यही है कि अभिक्रिया की गति को क्या करता है, परिवर्तित करता है। टेम्परेचर कम हो जाता है, कोई अभिक्रिया अधिक ताप पर हो रही तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो कम ही ताप पर होने लगती है। लेकिन ये जो उत्प्रेरण होता है, ये उत्प्रेरण जो है कई प्रकार का होता है। उत्प्रेरण को वर्गीकृत किया गया है। उत्प्रेरण, ये जो उत्प्रेरण है इसको वर्गीकृत किया गया है दो आधार पर। एक होता है अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक होता है क्रिया विधि के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर। तो अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरण होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विसमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण को हम लोग कहेंगे होमोजीनस। हाँ, होमोजीनस कैटालिसिस और होमोजीनस कैटालिसिस, और ये होता है हेटेरोजीनस कैटालिसिस। हाँ, हेटेरोजीनस कैटालिसिस। सर फिजिकल स्टेट से, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ? फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि द्रव्य जो होता है, मैटर होता है, वो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य हमारे तीन प्रकार के सामान्यतः होते हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो यही भौतिक अवस्था का मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ये एरो के पहले होता है ये अभिकारक होता है, और ये एरो के ऊपर जो पदार्थ लिखा होता है यह उत्प्रेरक को प्रदर्शित करता है। तो इस अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं क्या है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, तो इन अवस्थाओं के आधार पर तो वो अवस्था कहलाती है भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी और विसमांगी। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ, समांगी का मतलब क्या होता है कि भौतिक अवस्था क्या हो, समान। हाँ, तो भौतिक अवस्था समान का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर प्रावस्था देखी जाती है, न कि हम भौतिक अवस्था में प्रावस्था देखते हैं, यानी कई पदार्थ हो वो और मिल करके एक जैसा हो जाए, तो वहां पर ये कहा जाता है उनकी प्रावस्था फेज कितनी है, एक है, वन है, वन होनी चाहिए, सब मिलकर के एक जैसा हो जाना चाहिए, अलग अलग दिखाई नहीं देना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। सर कोई एक्सेप्शन भी है इसमें? हाँ, एक्सेप्शन भी है। तो समांगी उत्प्रेरक का मतलब समानता ये हो गया कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो,
यानी उनकी प्रावस्था एक बहुत हो। पीछे। तो इस तरह के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। Yes. लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है कि जैसे ठोस अभिकारक ठोस है, उत्प्रेरक ठोस है, दोनों ठोस है तो भौतिक अवस्था तो क्या हो गया, समान हो गया। द्रव है विकारक द्रव है, उत्प्रेरक द्रव है, तो वहां भी भौतिक अवस्था क्या हो गया, समान हो गया। अविकारक गैस है, उत्प्रेरक गैस है, तो वहां भी भौतिक अवस्था क्या हो गया, समान हो। तो द्रव और गैस ये तो सामान्यतः समांगी होते हैं, लेकिन ठोस अविकारक हो और ठोस उत्प्रेरक हो तो ठोस का जो मिश्रण होता है वो समांगी नहीं होता है। जब तक उसको घोलेंगे तो ना समांगी होगा, जब घोलेंगे तो विलयन बन जाएगा। तो ठोस की अवस्था में अब वो क्या होता है, विसमांगी। तो इस समांगी उत्प्रेरण का यह एक्सेप्शन है कि अभिकारक भी ठोस है और उत्प्रेरक भी ठोस है, तो वह समांगी में नहीं आता है। अब जैसे यहीं पर देखिए, ये जो है पोटेशियम क्लोरेट है, ये ठोस होता है, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यह भी क्या होता है, ठोस होता है। दोनों ठोस है। तो ये हमारा उत्प्रेरक तो है, अभिकारक भी ठोस है, उत्प्रेरक भी ठोस है। तो आप तो ये कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था तो समान है, समान है, लेकिन प्रावस्था एक नहीं है, क्योंकि दोनों ठोस है। ठोस कभी समांगी नहीं होता, ये विसमांगी होता है, इसलिए समांगी का उदाहरण नहीं, ये विसमांगी में आ जाएगा। तो ये समांगी का क्या हो गया, मतलब अपवाद हो गया। समांगी में आप दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे आप गैस का ले लीजिए, तो 2SO2 धन O2 और नाइट्रिक ऑक्साइड है और बन जाता है 2SO3। यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो हमारा शीश कक्ष विधि होता है और संपर्क विधि होता है, दो विधियों द्वारा बनाते हैं। तो शीश कक्ष विधि में यानी लेड चैम्बर प्रोसेस होता है, तो वहां सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो देखिए गैस और गैस का मिश्रण कभी भी हमेशा कैसा होता है, समांगी होता है, समांगी होता है। तो इसलिए यह किसका उदाहरण हो गया, समांगी उत्प्रेरण का। ठीक है। और जैसे मान लीजिए समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण आप दे सकते हैं 2SO2, हाँ, ये हो सकता है आपका एस्टर का जल अपघटन किया जाए, एस्टर जैसे RCOO ये एस्टर है, इसका जल अपघटन करते हैं H2। यहां जल अपघटन अम्ल या क्षार किसी की भी उपस्थिति में हम कर सकते हैं, उसके अनुसार हमारा उत्पाद बनता है। तो अब यहाँ पर जो एस्टर होता है यह लिक्विड फॉर्म में होता है, और जल भी हमारा क्या है, लिक्विड। और एस्टर जल में आसानी से घुलता है, मिसिबल है, मिश्रणीय है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन है, चाहे OH आयन है, तो अम्ल या क्षार का विलयन होता है। तो अभी आपका क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड ही होता है। तो यहाँ पर जो प्रावस्था होती है वो प्रावस्था कितनी हो जाती है, एक हो जाती है, फेज 1 हो जाता है। इसलिए यह भी समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। और यहाँ बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, अगर अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है और अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। वही क्षार आता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाता है और अल्कोहल बनता है। तो ये आपका हो गया समांगी उत्प्रेरण। और सर यदि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों के फेजेस समान है, तो जो हम लोगों का प्रोडक्ट मिलेगा वो भी उनका फेज वही होगा? यह कोई जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है, उसमें गैस भी बन सकता है। यह जरूरी नहीं कि अगर ये फेज समान है तो यहाँ पर भी समान हो। यह प्रकृति पर निर्भर करेगा कैसा विकारक कैसा उत्प्रेरक है। ठीक है। इसके बाद विषमांगी उत्प्रेरण। तो विषमांगी वाले में क्या होता है, हेटेरोजीनस में कि जो हमारा विषमांगी उत्प्रेरण होता है, इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। यानी यहाँ पर दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए, मिश्रित नहीं होना चाहिए, हाँ, अमिश्रणीय होना चाहिए। तो वहां पर प्रावस्था का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इक्वल और ग्रेटर देन 2। तो विषमांगी उत्प्रेरण में प्रावस्था जो है 2 या 2 से अधिक होती है, जबकि समांगी उत्प्रेरण होता है तो यहाँ प्रावस्था ऑलवेज इक्वल टू 1,
बट हियर P इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, यह दिमाग में रखेंगे। और ये जो समांगी का अपवाद था ठोस ठोस वाला, उसमें प्रावस्था 2 हो जाती है, तो अभी आ जाता है विषमांगी में। तो विषमांगी का एग्जांपल हो जाएगा जैसे पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3, और यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक है, गर्म करते हैं 2KCl+3O2। तो यहाँ पर ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, लेकिन यहाँ प्रावस्था का मान 1 नहीं है 2 है, इसलिए किसका उदाहरण है? विषमांगी उत्प्रेरण का। और कोई एग्जांपल सर जिसमें और एग्जांपल देखिए, आपका देखिए हैबर विधि आपने पढ़ा होगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो कैसे किया जाता है? उसमें क्या होता है, किसकी किसकी क्रिया होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से क्या बनता है? अमोनिया। नाइट्रोजन का भौतिक अवस्था क्या होता है? नाइट्रोजन वहाँ पे आपके गैस होता है, और हाइड्रोजन किस रूप में होता है? वो भी गैस होता है। तो N2-3H2 और यहाँ बनता है 2NH3 अमोनिया। हमें उत्पाद से मतलब नहीं कि वो गैस बन रहा है कि ठोस है, उससे नहीं लेना देना है, जो भी बने, हमको मुख्य रूप से अभिकारक देखना है, उत्प्रेरक। अच्छा, तो आप हैबर विधि जानते हैं, तो आप यह भी जानते हो कि यहाँ उत्प्रेरक कौन सा प्रयुक्त होता है? आयरन होता है ना, जानते हैं ना? तो ये आयरन होता है, और लोहा ठोस के रूप में होता है कि द्रव के कि गैस के? सॉलिड होता है। सॉलिड होता है। तो यहाँ पर ये आयरन उत्प्रेरक जो है सॉलिड है, नाइट्रोजन क्या है? गैस है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो अभिकारक देखिए हमारा गैस है और उत्प्रेरक हमारा ठोस है। तो ये हमारा क्या हो गया? आपका विषमांगी उत्प्रेरण हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 द्रव हो, तो वहां पर भी जैसे 2 द्रव हो और दोनों द्रव आपस में अगर मिश्रणीय नहीं है, तो वहां भी प्रावस्था 1 नहीं होती है, तो वह भी विषमांगी का उदाहरण है। जैसे सर और कोई, अब जैसे मान लीजिए 2 द्रव अमिश्रणीय हो, जैसे ये आपका 2H2O2 है और इसका अपघटन किया जाए पारा की उपस्थिति में। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये लिक्विड है, और पारा की अवस्था क्या होती है? लिक्विड। यह भी द्रव के रूप में होता है, साधारण ताप पर द्रव होता है पारा। तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो दोनों तो देखने में लिक्विड हैं, लेकिन ये मिश्रणीय नहीं है। तो यहाँ भौतिक अवस्था तो दोनों की समान है, लेकिन ये आपस में मिश्रणीय नहीं है, इसलिए कि प्रावस्था 1 नहीं होगी। प्रावस्था कितनी हो गई? 2 हो गई, तो इसलिए हेट्रोजेनस। हाँ, हेट्रोजेनस। और यहाँ पर क्या जाएगा? ये अपघटन है, तो यहाँ पर बन जाएगा 2H2O धन O2, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम लोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, आप जानते होंगे हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है, तो वनस्पति तेल होता है, तो वनस्पति तेल की भौतिक अवस्था क्या होती है? लिक्विड द्रव होता है। और हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त करते हैं, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? गैस हो गया। और वहां पर उत्प्रेरक क्या प्रयुक्त होता है? निकिल होता है, चाहे प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो निकिल या प्लेटिनम की किस अवस्था में होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो उत्प्रेरक ठोस हो गया। और अभिकारक हमारा गैस भी है, द्रव भी है, तो भौतिक अवस्था अलग अलग हो गई। यहाँ प्रावस्था भी 2 या 2 से अधिक है, 1 से अधिक है, इसलिए वह भी उदाहरण आपका किस चीज का है? विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रियाविधि के आधार पर। तो ये जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि के आधार पर जो हमारा उत्प्रेरण होता है, ये 4 प्रकार का होता है क्रियाविधि के आधार पर। यहाँ पर पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा होता है स्व उत्प्रेरण, और चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरण। तो क्रियाविधि के आधार पर हमारा उत्प्रेरण 4 प्रकार का होता है: धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। सर, तो धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरण देखिए, धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरण वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है, केवल बढ़ाता है। तो हाँ, केवल बढ़ाता है। तो
उस पदार्थ को यानी उस उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण। सर कोई एग्जांपल? बहुत सारे उदाहरण हैं। लगभग जितनी सामान्यतः अभिक्रियाएं हम देखते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वो सभी क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण की अभिक्रियाएं। जैसे अभी आपने देखा था 2KClO3 और यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसकी उपस्थिति में अपघटित होकर 2KCl+3O2 बन रहा है। फिर आप देख सकते हैं N2-3H2, यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक है, यहाँ बन रहा है 2NH3 बन रहा है। यहाँ पर देखिए सिस कक्ष विधि है 2SO2-O2, और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक होता है, बन जाता है 2SO3 हो जाता है। या फिर 2SO2-O2, और यहाँ पर प्लेटिनम ले लीजिए या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ले लीजिए, या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, यह भी आपका धनात्मक उत्प्रेरण है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, यह भी है। डेकन विधि द्वारा आपका क्लोरीन का निर्माण है, वहां पर कॉपर क्लोराइड प्रयुक्त होता है, वह भी आपका जो है धनात्मक उत्प्रेरण। या सामान्यतः जितनी अभिक्रियाएं हैं वो क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। सर जैसे इन दोनों का नाम अपोजिट है तो वैसे इनकी डिफिनेशन भी होगी? हाँ, डेफिनेशन भी है और वैसे इनका काम भी है। जैसे धनात्मक उत्प्रेरण, ये इसमें जो उत्प्रेरक होता है उसको हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, इंक्रीज करता है, अभिक्रिया की दर को इंक्रीज करता है। तो उसका अपोजिट जो ऋणात्मक उत्प्रेरण है, तो इसमें जो उत्प्रेरक होगा वह क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को घटा देता है, कम कर देता है। तो यहाँ परिभाषा बन जाती है कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है यानी कम कर देता है, तो ऐसे पदार्थ को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन है 2H2O2, और यहाँ पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है, तो यह जो उत्प्रेरक है ये कहलाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। और यह जो है अपघटित होकर के क्या बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है। ये जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है इसका एक और नाम भी रखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं संदमक कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक नेगेटिव कैटालिस्ट, या इसी को संदमक भी कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया की दर को क्या करता है, कम करता है, मंद करता है। और इस अभिक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण या संगमन कह सकते हैं। ठीक है। और भी उदाहरण है ऋणात्मक उत्प्रेरण का। अब ये जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है ये क्या करता है कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे अभिक्रिया की दर घट जाती है। और जो धनात्मक होता है ये सक्रियण ऊर्जा को घटाता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, इसका Y द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट। यहां पर ग्लिसरीन चाहे ग्लिसरॉल, यह किसका काम करता है, यह जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, यह ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। तो नेगेटिव कैटालिसिस तो हम देखे वो क्लोरोफार्म। सर हमारा एक और क्वेश्चन है, जो क्लोरोफार्म होता है इंडस्ट्रियल कंपनी में स्टोरेज कैसे किया जाता है? क्लोरोफार्म को किसी शीशे में, बंद शीशे में, ब्लैक शीशे में क्यों रखा जाता है? किस कैटालिस्ट का यूज करते हैं जिससे वो फाजिंग न बने? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि जो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे अपघटित होता है, ऑक्सीकृत होता है, और एक बहुत ही जहरीली गैस बनाता है जिसका क्या नाम है, फास्जिन।
कार्बोनिल क्लोराइड या फाजिल कहते हैं, तो जहरीली गैस बनाता है। तो इसलिए इसका रख रखाव बहुत ही जो है कठिन होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें थोड़ा सा एल्कोहल मिला दिया जाता है। कितने परसेंट? लगभग 1 से 2% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं और उसको मिला करके और डार्क कलर के बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखा जाता, रंगीन बोतल में उसको भर करके और भरसक प्रयास किया जाता है कि ऐसे जगह कागज वगैरह में कहीं रखा जाए जहां सूर्य का प्रकाश न पड़े, ताकि उसका अपघटन यानी उसका ऑक्सीकरण न हो और फाजिल गैस न हो। यूजफुल भी इसके बहुत है। हाँ, और रिएक्शन सर बताइए वो। हाँ, उसकी अक्रिया आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो ऋणात्मक उत्प्रेरण है, इसमें आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CH-Cl3। हाँ, CH-Cl3। तो CH-Cl3 यह क्लोरोफॉर्म होता है और यह वायु के द्वारा क्या होगा? ऑक्सीकृत होता है। तो 3O2 और यहाँ पर जो है एल्कोहल, सर कौन सा एल्कोहल मिला? एल्कोहल में समांतर जो है C2H5OH यानी एथाइल एल्कोहल होता है, ये लिया जाता है और इसकी सांद्रता ये 1 से 2% लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया अल्प मात्रा। अब ये क्लोरोफॉर्म जो है वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होता है, तो ये बन जाता है 4COCl2। COCl2 का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड और इसका औद्योगिक नाम फाजिल है। जहरीली गैस, विषैली गैस है, टॉक्सिन गैस। हाँ, टॉक्सिक है। तो ये फाजिल बन जाता है और प्लस जो है 2Cl2 बन जाता है और प्लस 2H2O। तो ये इसकी अक्रिया है। इस अक्रिया द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर के फाजिल गैस बनती है। क्लियर हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरण? ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस स्वर उत्प्रेरण, इसका क्या होता है सर? स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण देखिए, इसका विश्लेषण करिए आप। स्व उत्प्रेरण, इसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं ऑटो कैटालिसिस। स्व उत्प्रेरण। स्व, स्व माने अपना, अपने आप। ऑटो, हाँ, ऑटो, स्व उत्प्रेरण। तो स्व उत्प्रेरण में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई बाहर से उत्प्रेरक नहीं मिलाया जाता है, इसमें अक्रिया में बना कोई पदार्थ ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। तो जब बना पदार्थ ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तब उस अक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं और जो पदार्थ उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है उसको हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरण। कोई एग्जांपल सर? हाँ, उदाहरण है, देखिए, जैसे 2KMnO4। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका कोई नाम है, साधारण नाम? लाल दवा। हाँ, लाल दवा इसको कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट दोनों KMnO4 यह अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है। 3 अणु H2SO4। H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है। हाँ, एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 3H2SO4 और प्लस 5H2C2O4। ये ऑक्जेलिक अम्ल है, कार्बनिक पदार्थ आपका है। यहां पर क्रिया होती है, क्या बनता है? यहां बन जाता है K2SO4 धन 2MnSO4 और धन 8H2O और धन 10CO2। सर आपने बताया था इसमें ऑटो कैटालिसिस में तो कोई कैटालिसिस यूज ही नहीं हुआ। कैसे आप जान गए कि यहाँ उत्प्रेरक नहीं है? एरो के ऊपर कोई भी कैटालिसिस इस एरो के ऊपर डिनोट होता है, यहाँ पे कोई तो कैटालिसिस यूज ही नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्प्रेरक को प्रदर्शित कहाँ किया जाता है? इस रिएक्शन एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं समांतर। अब इस तरह से अक्रिया लिखा हुआ है तो इस पर कुछ लिखा ही नहीं कोई पदार्थ, आप ये समझेंगे कि यहाँ कोई उत्प्रेरक नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो हमने अभी आपको परिभाषा बताया है, उस परिभाषा पर ध्यान दीजिए। परिभाषा में कहा गया कि सिर्फ बाह्य पदार्थ, बाहरी पदार्थ कोई उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं।
अभिक्रिया में बना कोई पदार्थ यानी कोई उत्पाद जब स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा तब उसको कहते हैं स्व उत्प्रेरक। प्रोडक्ट की हाँ, इसमें जो उत्पाद ये बना है इसी उत्पाद में से कोई पदार्थ जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब यह आपको याद रखना होगा कि फला अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ जो है स्व उत्प्रेरक की तरह है। तो इस अभिक्रिया में यह पाया गया है कि मैग्नस आयन, ये जो मैग्नस सल्फेट बन रहा है तो इसके टूटने से मैग्नस आयन Mn+2 बनता है। तो ये मैग्नस आयन जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब ये हम कैसे जानते हैं, कैसे पहचानेंगे? तो अगर आप इस अभिक्रिया को कराते हैं तो ये जो KMnO4 है इसका रंग कैसा होता है? लाल बैगनी होता है। लाल दवा इसका नाम है। तो अब जब क्रिया होती है ना तो अम्ल की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल जब क्रिया करता है तो ये मैग्नस सल्फेट जब बनता है तो इसका जो गुलाबी बैगनी रंग होता है, लाल बैगनी, वह धीरे धीरे क्या होता है? उड़ने लगता है, समाप्त होने लगता है। तो शुरू में तो अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये पदार्थ बनता है तो इसके बनते ही अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। इससे पता चलता है कि ये पदार्थ जो है इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो इसलिए यह चूंकि उत्पाद है इसलिए यह कहलाता है स्व उत्प्रेरक और यह क्रिया कहलाती है स्व उत्प्रेरक। ठीक है? तो कैटालिसिस है। और नेक्स्ट प्रेरित उत्प्रेरक। हाँ, प्रेरित उत्प्रेरण देखिए, प्रेरित उत्प्रेरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। तो प्रेरित उत्प्रेरण को देखिए क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड कैटालिसिस, इंड्यूस्ड कैटालिसिस, प्रेरित उत्प्रेरण। ये भी तो ऑटो कैटालिसिस के जैसा कुछ लग रहा है। इसको थोड़ा डिफाइन एक्सप्लेन करिए तो। हाँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण में क्या होता है कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक बन जाती है और वह क्रिया प्रेरित उत्प्रेरण। एग्जांपल सर? हाँ, एग्जांपल देखिए प्रेरित वाले का। जैसे आपका Na2SO3 प्लस हाफ O2 बन जाता है Na2SO4, यानी Na2SO3 क्या है? सोडियम सल्फाइड। वायु द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट। ठीक है? अब देखिए Na3ASO3 प्लस हाफ O2, Na3ASO3 इसका नाम होता है सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड। जब सोडियम आर्सेनाइड की वायु से क्रिया कराते हैं तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी यहां पर नो रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं होती है, ऑक्सीकरण नहीं होता। यहाँ पे सर तो ऑक्सीजनेट सोडियम सल्फेट बन रहा है, यहाँ पे क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा? यहां रिएक्शन इसलिए नहीं होता है कि देखिए जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक का एक विशेष लक्षण होता है, उसकी क्रिया विशिष्ट होती है। यानी जो उत्प्रेरक होता है अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक प्रयुक्त होते हैं। एक ही उत्प्रेरक कई रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित यानी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। तो जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है? लेकिन यदि सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को एक ही में मिला दिया जाए और कब वायु प्रवाहित करेंगे तब देखिए क्या होता है। Na2SO3 धन Na3ASO3 धन O2, तो यहां बन जाता है Na2SO4 धन Na3ASO4। तो देखिए सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण और सोडियम आर्सेनाइड का सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण हो गया ना। तो सोडियम आर्सेनाइड का अकेले ऑक्सीकरण नहीं हो रहा।
लेकिन दोनों का मिश्रण लेकर के वायु प्रवाहित किए हैं तो दोनों का ऑक्सीकरण हो गया, इंड्यूस हो गया। इंड्यूस हो गया। यानी सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण के लिए सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है वह प्रेरित की है, इसलिए यह उदाहरण आपका किसका हो गया, प्रेरित उत्प्रेरण। तो प्रेरित उत्प्रेरक कौन होगा, तो प्रेरित उत्प्रेरक इसमें जिस अभिक्रिया ने प्रेरित किया है यानी सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा, यह समग्र अभिक्रिया, इसमें एक पदार्थ नहीं, यह पूरी अभिक्रिया मानी जाएगी, इस अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक है और इस तरह के उत्प्रेरण को हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, ओके।